This is R.K. Shukla, Senior Geology Faculty, ex-faculty Akas, and nowadays working with Top Institute of Kota. तो बच्चे लोगों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड और गैस्ट्रिक जूस से संबंधित कुछ क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आपको मालूम है, डाइजेस्टिव सिस्टम की सीरीज को हमने कंप्लीट कर लिया है और मेरा आपसे कमिटमेंट था कि हम बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इन द स्टमक गैस्ट्रिक एसिड इज सीक्रेटेड बाय, इस बात को अच्छी तरह से याद रखना। गैस्ट्रिक एसिड का मतलब यहां पर क्या है? गैस्ट्रिक एसिड का मतलब है यहां पे HCl, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपसे बात किया था, हमने बात किया था कहां पर, डाइजेशन की सीरीज में, कि स्टमक में 4 तरह की सेल पाई जाती हैं जो मिलकर क्या कहलाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड कहलाती है। इसमें से जो चीफ और पैप्टिक सेल है, ये किसका सीक्रेशन करता है? ये एंजाइम का सीक्रेशन करता है। ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल किसका सीक्रेशन करता है? HCl का सीक्रेशन करता है। म्यूकस सेल किसका सीक्रेशन करता है? याद रखना, ये म्यूकस का सीक्रेशन करता है। और आर्जेंटिफेरस सेल किसका सीक्रेशन करता है? हार्मोन गैस्ट्रिन का सीक्रेशन करता है, ठीक है। तो HCl का सीक्रेशन कौन करता है? ऑक्जेंटिक और पैराइटल सेल। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, पैराइटल सेल। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, इस बात को दिमाग में सेट करके रखेंगे। फिर हम सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, गैस्ट्रिक जूस ऑफ इन्फेंट कंटेन। देखो, यहां पे इन्फेंट का मतलब क्या है? अगर मैं इन्फेंट के गैस्ट्रिक जूस की बात करूं तो उसमें एक ही कंटेंट है जो सेपरेटली पाया जाता है। वो कौन सा है? वो रेनिन है। बाकी सब कॉमन है इन्फेंट में और एडल्ट में, ठीक है। तो अब इसमें जितने ऑप्शन में रेनिन होगा वही हमारा आंसर होगा, और जिसमें रेनिन नहीं है वो हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो डी ऑप्शन में रेनिन नहीं है, तो इसको हम सिरे से कैंसिल कर देते हैं। अब हम बात करते हैं ए ऑप्शन की। पेप्सिनोसिन गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है। लाइपेज भी पाया जाता है, हालांकि काम नहीं कर पाता। काम क्यों नहीं कर पाता? क्योंकि लाइपेज एसिडिक मीडियम में काम नहीं करता और अनइमल्सिफाइड फेज में लाइपेज काम नहीं करता। इसलिए याद रखना, ये पाया जाता है लेकिन ये काम नहीं कर पाता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। अगर मैं ये पाया जाता है, ठीक है, तो ये ऑप्शन ठीक हो जाता है। अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं तो एमाइलेज जो है गैस्ट्रिक जूस में बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और अगर मैं सी ऑप्शन की बात करूं तो याद रखना, माल्टेज इज फाउंड इन इंटेस्टाइनल जूस, यहां बिल्कुल नहीं पाया जाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस बात को अच्छी तरह से आपको याद रखना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का आंसर फर्स्ट रहेगा। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। द इनिशियल स्टेप इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क इन ह्यूमन इज कैरीड आउट बाय। बात समझ में आ रहा है? मतलब मिल्क के डाइजेशन का पहला स्टेप इन इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन बीइंग इज कैरीड आउट बाय। पहला स्टेप क्या है? फिर से ये जो क्वेश्चन है, ये इन्फेंट के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इन्फेंट की बात करूं तो सबसे पहले कौन काम करेगा? रेनिन काम करेगा। रेनिन क्या काम करेगा? मिल्क की जो प्रोटीन है, मिल्क में कौन सी प्रोटीन होती है? देखो, कैसीन प्रोटीन मिल्क में होती है, उसको कैल्शियम के साथ जोड़ता है रेनिन, और क्या बनाता है? कैल्शियम पैरा कैसिनेट बनाता है। इसको बनाने का फायदा यह है कि ये वाटर में इनसॉल्यूबल है, याद रखना। और ये वाटर में इनसॉल्यूबल है, तो अब ये जो प्रोटीन है अभी जो प्रोटीन है, ये लंबे समय तक स्टिक करेगा स्टमक के अंदर। मतलब ये मिल्क की सॉल्यूबल प्रोटीन को इनसॉल्यूबल प्रोटीन में बदल देता है, जिसके ऊपर पेप्सिन काम करता है। बात समझ में आ रहा है? तो एंड रेनिन इज फाउंड ओनली इन इन्फेंट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अगर इन्फेंट की बात मैं न करूं, तो पहला एंजाइम कौन सा हो जाएगा? पहला एंजाइम पेप्सिन हो जाएगा, क्योंकि पेप्सिन वास्तव में प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो इसका डाइजेशन करता है, ठीक है। और लाइपेज किसके लिए? लिपिड के लिए है, तो इससे कोई संबंध ही नहीं है। एंड एज फार एज क्वेश्चन ऑफ ट्रिप्सिन इज देयर, ट्रिप्सिन कहां पाया जाता है? ट्रिप्सिन पैंक्रियाटिक जूस में पाया जाता है, तो इसका भी कोई संबंध इस क्वेश्चन से नहीं है। तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन,
ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इफ द सम रीजन द पैराइटल सेल ऑफ द गट एपिथेलियम बिकम पार्शियली नॉन फंक्शनल, फिर वहीं पर हम आ जाते हैं। पैराइटल सेल अभी अभी हम लोग बात करके आए, ऑक्जेंटिक सेल का दूसरा नाम है, और ये किसका सीक्रेशन करता है? ये HCl का सीक्रेशन करता है। अभी अभी हम लोग इसके बारे में बात करके आए। अगर पैराइटल सेल काम करना बंद कर दे तो देखो HCl का सीक्रेशन नहीं होगा। अगर HCl का सीक्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा? एसिडिक मीडियम, स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम नहीं होगा, एसिडिक मीडियम अवेलेबल नहीं होगा। और एसिडिक मीडियम अवेलेबल ना होने की वजह से सबसे ज्यादा इंपैक्ट जो पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? पैप्सिन पर, क्योंकि पैप्सिन केवल एसिडिक मीडियम में काम करता है और पैप्सिन बेसिक मीडियम में काम नहीं करता। तो इस बात को याद रखना, ठीक है। अब इसमें पहला देखो, द पैंक्रियाटिक एंजाइम एंड स्पेशली द ट्रिप्सिन एंड लाइपेज विल नॉट वर्क इफिशिएंटली, कोई संबंध ही नहीं है इसका इसके साथ में। द पीएच ऑफ स्टमक विल बी फॉल एब्रप्टली, ये भी गलत है क्योंकि पीएच उस केस में बढ़ जाएगा। अगर HCl का सीक्रेशन नहीं होगा तो पीएच बढ़ जाएगा। फिर स्टिएप्सिन विल बी मोर इफेक्टिव, स्टिएप्सिन कहा जाता है एमाइलेज को, तो इसका भी कोई संबंध इससे नहीं है। देन प्रोटीन विल नॉट बी एडिक्वेटली हाइड्रोलाइज बाय पैप्सिन इनटू प्रोटियोसिस एंड पेप्टोन्स, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। किस लिए करेक्ट आंसर है? ये इसलिए करेक्ट आंसर है क्योंकि प्रोटीन का सबसे ज्यादा डाइजेशन कौन करता है? ये पैप्सिन करता है। और पैप्सिन केवल हाईली एसिडिक मीडियम, हाईली एसिडिक मतलब कितना? 1.5 से 3.5 इस मीडियम में काम करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, इस बात को दिमाग में सेट करके रखना। फिर क्वेश्चन नंबर 5, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट इन ह्यूमन रीचेस द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड। अब इस क्वेश्चन का मतलब समझो। स्टमक के पहले डाइजेशन कहां हो रहा है? स्टमक के पहले डाइजेशन बक्कल कैविटी में हो रहा है, इस बात को याद रखना। और बक्कल कैविटी में किसका डाइजेशन हो रहा है? बक्कल कैविटी में मेनली स्टार्च का डाइजेशन हो रहा है। इस बात को दिमाग में सेट करके रखना। किसका डाइजेशन हो रहा है? स्टार्च का। तो स्टमक में जब फूड मटेरियल पहुंचता है तो स्टार्च का थोड़ा सा डाइजेशन हो चुका होता है, ठीक है। अब पहला ऑप्शन कहता है स्टार्च एंड फैट, एकदम गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि स्टार्च का डाइजेशन हो चुका है। दूसरा कहता है फैट एंड सॉल्यूशन, बक्कल कैविटी में फैट का डाइजेशन नहीं होता और सेल्यूलोज का डाइजेशन हमारी एलिमेंट्री कैनाल में होता ही नहीं है, ठीक है। तो ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम देख लें। देखो थर्ड में भी फिर से स्टार्च आ जाता है और स्टार्च का डाइजेशन बक्कल कैविटी में हो चुका है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और फोर्थ में भी स्टार्च आ जाता है और इसका डाइजेशन बक्कल कैविटी में हो चुका है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन का आंसर होगा सेकंड, फैट एंड सेलुलोज। यू हैव टू कीप इन इट। फिर उसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में। व्हाट विल हैपेंस इफ द सीक्रेशन ऑफ पैराइटल सेल ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड इज ब्लॉक्ड विद एन इनहिबिटर? लगभग वही क्वेश्चन है जो पहले हम पढ़ चुके हैं। अभी अभी हमने बात किया पैराइटल सेल किसका सीक्रेशन करता है? पैराइटल सेल HCl का सीक्रेशन करता है। अनदर नेम इज ऑक्जेंटिक सेल। तो अगर पैराइटल सेल नॉन फंक्शनल हो जाएगा तो किसका सीक्रेशन नहीं होगा? HCl का सीक्रेशन नहीं होगा। और HCl का सीक्रेशन नहीं होगा तो किसका मेल फंक्शनिंग होगा? याद रखना, सबसे ज्यादा पैप्सिन का मेल फंक्शनिंग होगा, ठीक है, क्योंकि पैप्सिन का एक्टिवेशन नहीं हो पाएगा। इन द एब्सेंस ऑफ HCl सीक्रेशन, इनएक्टिव पैप्सिनोसिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पैप्सिन। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों करेक्ट आंसर है? क्योंकि याद रखना, जब पैप्सिनोसिन का एक्टिवेशन होता है, जैसा कि हमने कई बार हम लोगों ने बात किया है कि अगर किसी भी प्रोटीन के आगे ओजिन लगा देते हैं तो कैसा हो जाता है? इनएक्टिव हो जाता है। और पैप्सिनोसिन से ओजिन को हटाने का शुरुआती काम कौन करता है? HCl करता है। HCl क्या करता है? थोड़े से पैप्सिनोजिन को पैप्सिन में बदल देता है। गॉट इट दिस पॉइंट? और उसके बाद बाकी जो पैप्सिनोजिन रह जाता है उसका एक्टिवेशन कौन करता है? याद रखना, उसका एक्टिवेशन कौन करता है? उसका एक्टिवेशन फिर ये जो थोड़ा सा पैप्सिन बना है यही करता है। इस बात को अच्छे से याद रखना। ये ऑटो कैटालिटिक एक्शन है। तो उसके बाद कौन करेगा? जो थोड़ा सा ये पैप्सिन बचा है यही इसका डाइजेशन करेगा। इस बात को याद रखना। यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन, इस बात को दिमाग में सेट करके रखना है, ठीक है। तो याद रखना,
तो ये जो है बिल्कुल ठीक हो जाता है। दूसरा क्या, एंटेरोकाइनेज विल नॉट बी रिलीज फ्रॉम द ड्यूडिनल म्यूकोसा। एंटेरोकाइनेज किस में पाया जाता है, इंटेस्टाइनल जूस में पाया जाता है, ट्रिप्सिन का एक्टिवेशन करता है। तो इस क्वेश्चन से कोई संबंध ही नहीं है, पैराइटल सेल से कोई लेना देना नहीं है। तीसरा ऑप्शन, गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन चाइमोसिन। गैस्ट्रिक जूस कम नहीं होगा बट उसका एक्टिवेशन नहीं होगा, ये भी गलत है। गैस्ट्रिक जूस विल बी डेफिशिएंट इन पेप्सिनोजेन, ये भी गलत है। पेप्सिनोजेन तो पर्याप्त होगा लेकिन उसका क्या होगा, एक्टिवेशन नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा फर्स्ट, यू हैव टू कीप इन योर ब्रेन। अब आ जाओ, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम विल एक्ट ऑन लो पीएच आर कॉल्ड एस। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो लो पीएच पर, हाइड्रोलाइटिक का मतलब क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक का मतलब होता है डाइजेस्टिव एंजाइम। जितने डाइजेस्टिव एंजाइम सबको कॉमनली हम हम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, ठीक है। और उनमें एक ही एंजाइम है पैप्सिन जो लो पीएच पर परफेक्टली काम करता है। और नॉर्मली जितने प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है कॉमनली उनको हम कह देते हैं प्रोटियोसिस, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटियोसिस। एमाइलेज से कोई लेना देना है नहीं। एमाइलेज का जो मिनिमम पीएच है 6.8 है जहां बक्कल कैविटी में, बाकी जगह 7.5 से ज्यादा है। हाइड्रोलाइसिस कॉमन नेम है डाइजेस्टिव एंजाइम का, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। पेरोक्सिडेज का कोई लेना देना है ही नहीं, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। फिर उसके बाद हम बात कर रहे हैं विच वन ऑफ द फैक्टर आर रिक्वायर्ड फॉर मैच्यूरेशन ऑफ इरिथ्रोसाइट। आरबीसी के मैच्यूरेशन के लिए कौन से फैक्टर की जरूरत है, याद रखना विटामिन B12 की जरूरत होती है आरबीसी के मैच्यूरेशन के लिए। अगर विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में नहीं होगा तो ये मैच्योर आरबीसी ही बनेगा। और ये मैच्योर आरबीसी क्या कहलाता है, ये मेगालोब्लास्ट कहलाता है, लार्ज साइज का होता है। और इसमें कैपेसिटी नहीं होती, किसका कैपेसिटी नहीं होता, ऑक्सीजन ले जाने की कैपेसिटी लगभग एब्सेंट होती है, ठीक है। और विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए याद रखना इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसेल, ये और याद रख लेना, इंट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसेल की जरूरत है। और ये फैक्टर कहां से निकलता है, ये फैक्टर निकलता है गैस्ट्रिक ग्लैंड के पैराइटल सेल से। तो याद रखना जब पैराइटल सेल और ऑक्जिंक्टिक सेल एक्सट्रिंसिक फैक्टर ऑफ कैसेल को जो है वो करेगा, रिलीज करेगा, तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होगा। और जब विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन होगा तो मेगालोब्लास्ट आरबीसी में बदलेगा। सो मेगालोब्लास्ट इज मैच्योर आरबीसी। जिस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। विटामिन सी से कोई लेना देना नहीं, विटामिन डी से भी कोई लेना देना नहीं, विटामिन ए से भी कोई लेना देना नहीं, ठीक है। चलो अब अगले क्वेश्चन में, सीक्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस इज स्टॉप्ड बाय, ये डाइजेस्टिव जूस का हार्मोनल कंट्रोल का क्वेश्चन है। तो याद रखना जो गैस्ट्रिन हार्मोन है कहां से निकलता है, स्टमक की आर्जेंटिफरस सेल से। ये स्टिमुलेट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को गैस्ट्रिक जूस के सीक्रेशन के लिए। और एंटेरोगैस्टेरोन कहां से निकलता है, ड्यूडिनम की आर्जेंटिफरस सेल से निकलता है। कहां से निकलता है, ड्यूडिनम की आर्जेंटिफरस सेल से। ये क्या करता है, इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक जूस को। तो इसका सीक्रेशन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी। पैंक्रियोजाइमिन किस पर काम करता है, पैंक्रियास पर काम करता है। कॉलीसिस्टोकाइनिन किस में काम करता है, गॉल ब्लैडर पे काम करता है, उसका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। और गैस्ट्रिक इस पर काम करता है, उसे स्टिमुलेट करने का काम करता है। चलो उसके बाद बात करेंगे इन मैन द जाइमोजिन और चीफ सेल आर मेनली फाउंड इन। तो ये मेनली कहां पाई जाती है, ये मेनली स्टमक में पाई जाती है। और स्टमक के कार्डियक पार्ट में तो होता नहीं, कार्डियक पार्ट में तो ये होता नहीं है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। पाइलोरिक पार्ट में भी आमतौर पर म्यूकस ग्लैंड के अलावा कोई ग्लैंड नहीं पाई जाती। ड्यूडिनम से कोई लेना देना है नहीं। ऑप्शन क्या बच रहता है, फंडिक और बॉडी पार्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो कुल मिलाकर इतने क्वेश्चन हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड में पिछले सालों के ऑल इंडिया पीएमटी और नीट पर आए हैं। आगे हम इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, आगे हम बात करेंगे और जो ग्लैंड है उनके बारे में बात करेंगे और दूसरे क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। ओके, ऑल द बेस्ट।